नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अहमदाबाद में बना बीजेपी आरएसएस से लड़ने का रोड मैप। अब इस ठोस राजनीति के साथ आगे बढ़ेगी कांग्रेस। मराठी को लेकर राज ठाकरे आक्रामक। अब उत्तर भारतीयों के लिए उद्धव ठाकरे ने निकाला सॉल्यूशन। मुसलमानों को वक्फ कानून से होगा फायदा। मुस्लिम नेता ने कहा मस्जिद मदरसों पर नहीं है खतरा। बिहार के पूर्व सांसद का बिहार के सीएम पर बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाए मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो होगी सैन्य कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तहव्वुर राणा हुसैन को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने जेल में बंद आतंकवादियों को बिरयानी देने के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर उन्होंने कहा है कि हमें मोदी जी पर गर्व है कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कड़ी सजा मिले। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। वही कांग्रेस जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार लोग इस पर सावधानी कह रहे हैं, सरकार की ताकि उतारी, पर वही विपक्ष सरकार कांग्रेस हो या संजय राउत वो कह रहे कोई बड़ा काम नहीं किया। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार। देखिए, संजय राउत जी के कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर दें। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस ने 2 दिनों तक मंथन कर तय कर लिया है कि वो आगे अब किस दिशा में बढ़ेगी। कांग्रेस ने बीजेपी और संघ के खिलाफ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर लड़ने का रोड मैप तैयार किया है। कांग्रेस अपनी परंपरागत राजनीति से बाहर निकलकर सामाजिक न्याय वाले एजेंडे पर आगे बढ़ने के साथ ही बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और इंडिया गठबंधन के साथ चलने का विजन बना रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं।
अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर टीएमसी पर कड़ा हमला बोला है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कुछ लोगों को उकसाकर हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने राज्य पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि पुलिस को हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर मूक दर्शक बनी रही। हाल में देखिए, पुलिस को मारना, पीटना, थाना जलाना की नई बात नहीं है। टीएमसी के झंडा लेके लोग ये सब करते हैं। कौन करता है, क्यों करता है, क्यों रोक टोक नहीं होती है? सरकार क्या करती है? सरकार इनको छूट देके रखी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हैं, यहाँ आके इस पर उत्पात करते हैं, राष्ट्रविरोधी गतिविधि करते हैं, यहाँ की हिंदू समाज को बैठक करते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, पूरा बाजार लूट लेते हैं। नौदा, बेलडांगा जगह जगह हो रहा है। और रामनवमी के पहले मालदा के और मुथावाड़ी, मेदिनीपुर जगह जगह इस प्रकार घटना हुआ। हिंदू समाज को डरा करके उनका उत्सव में व्यवधान लाने के लिए प्रयास होती है और ममता सरकार खड़े खड़े देखती है सब। दादा, और एक बात है कि सूती में भी, मुसलमान का सूती में भी सेम घटना, पथराव होने का घटना सामने आया है। क्या कहेंगे? ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक्सटेंशन हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार होता है उससे ज्यादा यहाँ होता है। दुर्गा पूजा में मूर्ति तोड़ना, काली पूजा में लखी मूर्ति तोड़ना, पंडाल जला देना, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी का प्रतिकार नहीं होता है। ना कोई अरेस्ट होता है, ना कोई केस होता है, या किसी का कार्रवाई होती है। इसलिए दिनों दिन इनकी हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि यही लोग टीएमसी को जिता के सत्ता में लाते हैं। देखा गया कि कस्बा में ऑफिस में जो लोग पुलिस हाथ उठाया, जो लोग प्रोटेस्टर है, पेट में भी लात मारा गया। पूरा बंगाल में ये जो 18,000 योग्य टीचर जिनका नौकरी गया है, इन लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के ऊपर। ये दोषी नहीं है, ये परीक्षा के माध्यम से चुन कर आए हैं और नौकरी कर रहे थे, इनको रास्ता में लाया गया एकदम से। ये ममता बनर्जी की सरकार के चलते हुआ, क्यों 8,000 लोगों से पैसा देकर इनके साथ मिला दिया गया है, सारा डॉक्यूमेंट खत्म किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट का कॉपी इनके पास है, ना कोर्ट सुनती है ना सरकार सुनती है, इसलिए हो रहा है। तो आज देखिए, जिन लोगों का महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर मराठी भाषा के मुद्दे पर गर्मा गई है। यहाँ एक और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मराठी भाषा के अनदेखी को लेकर तीखा विरोध जताया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस संवेदनशील मुद्दे को एक शांतिपूर्ण और रचनात्मक दिशा देने की कोशिश की है। यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक नया उपकरण शुरू किया है। उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने की क्लास शुरू की जाएगी। आने वाले 13 अप्रैल को मुंबई के कांदिवली में मराठी की पाठशाला, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी आक्रामक रवैया अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शांति से मराठी का मुद्दा संभाल रही है। इस कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे स्वयं उपस्थित रहेंगे। हाल ही में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दुकानों, कंपनियों और सार्वजनिक स्थानों पर मराठी भाषा का उपयोग अनिवार्य करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मराठी भाषा सीखनी चाहिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये बयान मराठी अस्मिता के समर्थन में था, लेकिन उसकी तीव्रता ने विवाद को जन्म दिया। सवाल ये है कि मराठी भाषा का संरक्षण कैसे किया जाए, दबाव से या प्रेम से? क्या भाषा सिखाने के लिए डर जरूरी है या सच्चा सम्मान और अपनापन ज्यादा प्रभावी हो सकता है? महाराष्ट्र की जनता इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में देगी। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी में कहा था कि आंदोलन रोक दो, लेकिन ध्यान भटकाने मत दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रवी बरेलवी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा होगा। चंद राजनीतिक नेता मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं और कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस तरह की बातें मुसलमानों को भ्रमित, उकसाने और भड़काने वाली हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और
इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई, क्योंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा आज वजीराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नाले की सफाई के काम का निरीक्षण किया। दोनों ने वजीराबाद में नाले की सफाई कार्य का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जितने बड़े नाले हैं उसका निरीक्षण सरकार द्वारा किया जाएगा। आज दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं, जितनी बड़ी ड्रेन है, उसका विजिट सरकार के द्वारा किया गया। हमारे माननीय LG महोदय हमारे साथ रहे, मंत्री जी साथ रहे। और जब बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं, उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए STPs और डिसेंट्रलाइज STP बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। और पिछली बार जो हमने विजिट किया और आज जो हमने विजिट किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आप सबने देखा। यहाँ पर जिस स्पीड में काम हो रहा है, जिस गति से मशीनें यहाँ लगी हुई है, हर एक नाले पे जो अगला जो टारगेट था सफाई का, डिसिल्टिंग का, सिल्ट निकलने का, सिल्ट यहाँ से उठाने का, वो सारे टारगेट लगातार अचीव हो रहे हैं। सरकार कमिटेड है इन सभी बड़े नालों की सफाई के लिए, एक अच्छा वातावरण जिसमें कि दूषित हवाएं ना हो और नाले अपना फ्री फ्लो में चले, जितनी हर्डल है वो हटाई जाए और नई नई मशीनें ला करके उसका डिसिल्टिंग हो। और अंततोगत्वा यमुना में जाकर के जब ये सारी ड्रेन गिरे तो वो अपने साफ स्वरूप में गिरे, ताकि यमुना गंदी ना हो।
इस प्रोजेक्ट के तहत आज हमने बारापुला, सुनहरी पुल और कुशक ड्रेन ये सारी और वजीराबाद ये सब देखी। अब हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी वो ड्रेन है जिसकी और पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी एसी कमरों से बाहर निकल के ये चिंता नहीं करी कि इन ड्रेन्स पे आके खड़े होने की आवश्यकता है कि काम करने की। मैं धन्यवाद देती हूँ एलजी महोदय ने लगातार इस काम को सरकार की एब्सेंस में संभाला और आज भी वो यहाँ मुस्तैद हैं और हम लोग सब मिलके एज ए टीम दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आने वाला समय जो है गर्मियों का, बारिशों का, उनके लिए बेहतर निकल पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आओ गले मिले कार्यक्रम के तहत होली ईद मिलन सद्भाव समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी धर्मों, संप्रदायों और समुदायों के धर्मगुरुओं, गणमान्य नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने इकट्ठा होकर एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम का निर्देश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उनके साथ मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव समारोह में उपस्थित रही। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद दी। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहाँ पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चल करके आए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम पद के योग्य हैं। अश्विनी चौबे ने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बिहार का विकास होगा और जगजीवन राम के बाद बिहार से दूसरा उप प्रधानमंत्री मिलेगा। मैं आज आपको क्या बताऊं, एक बात मेरे मन में विचार आया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और देश के युग पुरुष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आज हर देश के प्यारे भी हैं और वसुधैव कुटुंबकम का गान पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिया। ऐसे प्रधानमंत्री विरले होते हैं। सौभाग्य से अटल जी के बाद और उनके आशीर्वाद से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है उनके लिए। मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी
ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर हो। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह अचेत स्थिति में है, अब भाजपा उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। ये तो सबको पता है। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित मुसहर भुइयां महारैली में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद अरुण भारती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव बिना गठबंधन की सहमति के खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं तो मैं मानता हूं कि उनके पास विशेष अधिकार हैं, और ये उनका विशेष अधिकार तब से है जब से बिहार में आरजेडी की सरकार आई है। अगर तेजस्वी जी बगैर गठबंधन के, उनकी सहमति के अगर खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि उनका विशेषाधिकार है। और ये उनका विशेषाधिकार तब से रहा है जब से राजद बिहार में सत्ता में आई है। चाहे आप देख लीजिए जंगल राज का कांड हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, उसके बावजूद भी अगर वो आगे बढ़कर के ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है, तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या उनके जितने भी सहयोगी हैं, कांग्रेस, माले, सीपीआई, ये क्या वो लोग भी मानते हैं कि उनको होना चाहिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? और वो किस नाते ऐसा कह रहे हैं? क्या बिहार के युवाओं में जिस तरह से एक ललक और एक लगन होनी चाहिए किसी को नेता मानने की, क्या वो तेजस्वी यादव जी में वो चेहरा दिखता है? आज आपको अगर कोई भी, केवल मैं बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के युवाओं का कोई अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो चिराग पासवान जी हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं और संविधान लेकर घूम रहे हैं। वो रोजगार की बात करते हैं, लेकिन क्या उन्हें रोजगार की परिभाषा पता है? अच्छा है, ऐसा ही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के वो लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट है। सर फर्क पड़ेगा इन यात्राओं से? अरे भाई बता तो दिए कि बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है। फर्क पड़ेगा कि नहीं तो जनता न तय करती है। जनता मन बनाए हुई है, आपको नहीं बुझा रहा है तो आप जाके पता कर लीजिए जनता का क्या मूड है। एकजुट होइए और सरकार को हटाइए। और राहुल गांधी जी का जान लीजिए आप लोग। जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो टी शर्ट और फुल पैंट पहनते हैं, और जब विदेश जाते हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो यही उनका हालत है। तो टी शर्ट ही पहन के न घूमेंगे, तो टी शर्ट पहन के घूमे और सबको व्हाइट टी शर्ट पहनाते रहे। छोड़िए ना उनको वक्त पर, वक्त उनको पता भी नहीं है। तेजस्वी यादव को अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो न्यायालय है, वहाँ हर आदमी को जाने का छूट है। किसी से अनुमति लेने की थोड़ी बात है। बिहार में लागू नहीं होने देंगे। छोड़िए ना उनको, रहेंगे तब ना कहीं, वो तो लागू हो गया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। इसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस तरह की किसी भी सैन्य कार्रवाई में
इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उल्लेखनीय है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर वो अपने विकास प्रयासों को रोकने से इनकार करता है तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने ईरान को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का इच्छुक है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किसी तीसरे देश के लिए तैयार नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी थी कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ही शक है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। इजराइल का ईरान से खफा होने की एक बड़ी वजह हूती भी है। इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से यमन के हूती लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।